गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी पर बात थोड़ी बनती नजर आ रही है। राज्यों के साथ विवाद के कुछ अहम मुद्दों पर केंद्र नरम रुख अपनाने को तैयार है। हमें पता चला है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को भरोसा दिलाया है कि वो मुआवजे को संविधान संशोधन विधेयक का हिस्सा बना सकते हैं, बशर्ते फिर किसी प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर ना रखा जाए। तो क्या केंद्र जो नरमी दिखा रहा है उसके बाद अब जीएसटी के साथ टैक्स रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ेगी? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आवाज स्पेशल में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के ग्रुप एडिटर एमके वेणु, सीपीआर के सीनियर फेलो राजीव कुमार और केपीएमजी के पार्टनर प्रतीक जैन। स्वागत है आप सभी का। राजीव कुमार जी, आपसे ये समझेंगे हम कि राज्यों को जिस तरह से एक नुकसान हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि हम जो बहुत ही अच्छे कमाई वाले जरिए थे हमारे हाथ से निकल जाएंगे और उनकी मांग है कि केंद्र हमको इसके लिए फुली कॉम्पेंसेट करे। इस बात पर इतनी खींचतान क्यों, इतनी जिद क्यों? ये तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है। इसमें समझना ये चाहिए कि राज्यों की जो सबसे मुख्य जो मांग है और जो उनकी जो इच्छा है वो ये है कि कुछ, जैसा आपने कहा कि रेवेन्यू के बहुत बड़े स्रोत जो हैं, जैसे कि पेट्रोल पर जो कर लगता है या फिर लिकर पे जो कर लगता है, उसको जीएसटी के दायरे से ही बाहर रखा जाए। और कई एक उन्होंने एग्जम्पशंस मांगे हैं, इसलिए क्योंकि एक ये डर लगता है राज्यों को कि जो उनकी वित्तीय स्वतंत्रता है उस पर बहुत बुरी तरह से उस पर जो है वो एक अंकुश लग जाएगा और उनकी जो स्पेस है, फिस्कल स्पेस है, वो बहुत कम हो जाएगी। और आने वाले दिनों में ये डर मिसट्रस्ट रहता है, डर लगा रहता है कि पता नहीं केंद्र सरकार किस तरह से पेश आए। तो ये जो है वो जो बुनियादी डर है वो ये है। इसको वो लोग एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से कि हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा कॉम्पनसेशन की कुछ बात करिए वगैरह। कॉम्पनसेशन देखिए हमेशा हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैट के सिलसिले में भी हुआ था और ये कहा गया था कि एक एस्क्रो अकाउंट बना देंगे जिसमें कि वो पैसा पहले से जमा हो जाएगा और वो राज्यों को मिलता रहेगा। मगर जो बुनियादी चीज है वो ये है कि राज्यों को आज के माहौल में अपनी वित्तीय स्वतंत्रता खोने के लिए एक डर बैठा हुआ है और इस डर को हटाने की और एक विश्वास पैदा करने की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेंगे, वरना ये चीज हमेशा इसी तरह से अड़चन में आती रहेगी। वित्तीय स्वायत्तता जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही बात है। मिस्टर वेणु, आपको भी लगता है कि ये जो जीएसटी है दरअसल थोड़ा सा एंटी फेडरल है? एक तरफ आप राज्यों को एम्पावर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिल्कुल यूनिफॉर्म रूल्स चले टैक्सेशन के, किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी राज्यों के पास फिर अपने बही खाते को मैनेज करने के लिए नहीं बचेगी। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि जीएसटी जो फ्रेमवर्क है ये एंटी फेडरल है, क्योंकि ऐसा राज्य के वित्त मंत्रियों को लगता है। अब यूरोप नहीं उनको ये इसलिए लगता है क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा कोई एक किस्म का एक डर है। आप तो वो किसी भी रिफॉर्म नए जो रिफॉर्म मेजर आप उसका डिबेट करेंगे तो उसमें किसी ना किसी को तो डर लगेगा। और इसमें ये जो राजीव कुमार जी कह रहे हैं वो बात सही है कि उनको डर है, मगर इस डर को एड्रेस किया जा सकता है क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन जो चेंजेस ला रहे हैं उसके अंदर ही एक प्रावधान ये इसकी बात भी हुई है कि जीएसटी काउंसिल बन सकता है जिसमें स्टेट्स और सेंटर एक पार्टनर्स के तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर उनको लगे कि भाई कि अगर रेवेन्यूज कहीं कम हो रही हैं या तो अगर रेट्स को थोड़ा चेंज करना है वो भी हो सकता है। और दूसरा, अब जीएसटी और भी यूरोप में लागू हुआ है। यूरोप में तो सारे सॉवरेन स्टेट्स हैं, उनके आपस में एक किस्म का यूरोपियन यूनियन में जीएसटी अगर लागू हुआ है तो वहां तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जर्मनी घबरा रहा हो या कोई और भी जो देश यूके या फ्रांस और देश डर रहे हो कि भाई इससे कोई उनकी कोई इंडिपेंडेंस, फिस्कल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। मगर इसमें मेन मुद्दा यही है कि जो रेवेन्यू, जो जेटली जी ने एक ठीक काम किया है, उनको अश्योरेंस दिया कि आपको रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। अगर ये अश्योरेंस उनको दे दी जाए कि अगले 5 साल तक आपके रेवेन्यू लॉसेस की जो जितनी अप्रिहेंशंस हैं और जितना डर है उसको एक फंड बना के उसको अगर एड्रेस कर सके तो ये बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। और मेरा मानना है, अभी मुझे हमारे किसी रिपोर्टर ने बताया कि 3 घंटे जेटली जी की मीटिंग हुई है सब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से अभी दोपहर को,
और उसमें यही मुद्दा चल रहा है कि कई स्टेट्स बोल रही हम पेट्रोलियम नहीं, टैक्स को हम गिव अप नहीं कर सकते क्योंकि पेट्रोलियम में बड़ा मोटा पैसा मिलता है। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि पेट्रोल चाहिए, किसी को तंबाकू चाहिए, कर... किसी को लिकर चाहिए, किसी को ऑक्ट्रॉय चाहिए। अच्छा पंजाब, आप पंजाब देखिए, पंजाब एक मंडी टैक्स इंपोज करता है। जितनी वहां प्रोक्योरमेंट होती है वीट और राइस की, पंजाब में तो बड़ा ग्रेनरी है देश का, वहां पे एक मंडी टैक्स लगाते हैं जिससे उनको पता नहीं 4,500 करोड़ मिलता है। अब पंजाब वो 4,000 करोड़ को गिव अप नहीं करना चाहता। आप मंडी टैक्स का क्या लॉजिक है बताएं? आप अगर वीट और राइस के परचेज में टैक्स लगाओगे तो वो उल्टा कंज्यूमर पे उसका सारा इंपैक्ट पड़ता है। और वीट राइस पे टैक्स का क्या मतलब है? ये तो आम आदमी, गरीब आदमी के कंजम्पशन आइटम है, इस पे एक मंडी टैक्स पंजाब कह रहा नहीं देना चाहते। तो अगर सारे राज्य ये कहेंगे कि हम टैक्स, अपने बड़े बड़े टैक्स नहीं गिव अप करना चाहते हैं, पेट्रोलियम, लिकर या, तो फिर आपको एक जीएसटी रेट मिलेगा 25-27%। उसका तो कोई फायदा नहीं है। जो केलकर साहब, विजय केलकर, जिन्होंने जीएसटी का जो रिपोर्ट शुरू में निकाली थी, उनका ये कहना है कि अगर करना है तो अच्छी तरह करो। एक जीएसटी रेट जो 14-15% और जिसमें सेंटर और स्टेट इक्वली डिवाइड करें उस रेवेन्यू को। अगर आप ऐसा कॉम्प्रोमाइज जीएसटी करें जिसमें टोटल रेट ही, अगर जो सिंगल जीएसटी रेट अगर 26-27% है, उससे अच्छा तो जीएसटी ना ही करो। बिल्कुल, ये तो सही बात है। नहीं, लेकिन जानने वाली बात यह है वेणु साहब कि ये 27% तक पहुंचा क्यों है? जब 13वें फाइनेंस कमीशन ने 12% का जो अंदाजा लगाया था, जो हम बार बार कोट करते हैं, उसकी वजह यह थी कि उन्होंने ये माना था, एज्यूम किया था, और उनके साथ एनसीईआर की जो स्टडी थी कि सारे के सारे आइटम्स इसमें इंक्लूड होंगे। जब आप सारे आइटम्स इंक्लूड करते हैं तो आपका जो रेवेन्यू पूल है वो बड़ा हो जाता है। फिर जब आप रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात करते हैं वो कम हो जाता है। अब जैसे जैसे एक एक आइटम निकालते जाएंगे तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। राजीव कुमार जी, ऐसा ही है ना? मेरी इसमें थोड़ा मतभेद है वेणु से। वो ये है कि ये कहना कि अगर सबसे अच्छी तरीके से कोई चीज ना हो सके तो उसको नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल में ये बड़ी भारी गलती होगी। हम लोग इकोनॉमिक्स में हमेशा कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ द सेकंड बेस्ट जो है वही प्रैक्टिकल होती है, फर्स्ट बेस्ट की इकोनॉमिक्स चलती नहीं है। ये बहुत बड़ा कदम है हमारे मुल्क के लिए, ये बहुत बड़ा कदम है हमारे राज्यों के लिए। ये इतना बड़ा रिफॉर्म है, इससे जो है कि अपनी एक इंटीग्रेटेड मार्केट बनाना। तो इसमें मेरी जो अपनी समझ है ये कि ये संशोधन, ये जो हमारा संवैधानिक संशोधन है उसको पार कर लीजिए, बहुत बड़ी चीज है। उसमें ये प्रावधान रख लीजिए कि बाद में इनमें ये चेंजेस हो जाएंगे, इस पर अड़ जाइए। ये कहिए कि हाँ अगर आज कुछ चीजें इससे एग्जेम्प्ट हैं तो बाद में उसमें वो इंक्लूशन उनका हो जाएगा, ये इसके प्रावधान रख लीजिए। मगर अगर इस समय अभी स्टेट्स को आशंका है, कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इतने सारे मतभेद हैं राज्यों में और केंद्र के अंदर, इस पे जो एक आपस का एक अविश्वास है कि एक अगर आप पार्शियल जीएसटी करते हैं तो फिर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की जो हम बात करते हैं वो काफी ऊंचा आएगा। और फिर मल्टीपल टैक्सेशन अगर हो तो हमारा जो मकसद है कि ओवरऑल टैक्सेशन का कंपोनेंट कम होना चाहिए और कंप्लायंस बढ़ना चाहिए, वो तो फिर मीट होगा ही नहीं। ओवरऑल टैक्स का बोझ दरअसल बढ़ जाएगा, इवेजन ज्यादा लुक्रेटिव हो जाएगा। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। वो ये है क्योंकि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में, सेक्टर्स में जो हमारा कर की प्रणाली के अंदर चीज आई, पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर आप देखिए, उसमें इतना ज्यादा जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है, उसमें टैक्स लगता ही नहीं है। वो तो आ जाएगा ना आपकी कर प्रणाली के अंदर, तो इवेजन कम हो जाएगा। इतने सारे दसियों टैक्सेस अभी लगे हुए हैं, वो तो हट जाएंगे ना। जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी सब लोग मान गए हैं, एक आध सरकार नहीं मानी, वो हट जाएगी। और जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो आज का जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का रेट है वो करीब 33% आता है, 33% आता है, 30 से 33%। उससे अगर कम हो जाए 24, 25, 26 इस तरह का अगर कुछ हो जाए, कोई भी रेट हो वो बेहतर होगा। मेरी अपनी समझ ये है कि बिल्कुल मेरी समझ ये है कि नजरिए को हम और आगे हो जाना चाहिए, लेकिन इसके की सबसे अच्छी। जी, इस बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं, जो लगातार एक पर एक जो ये दौर की बातचीत चल रही थी काफी करीब से इस पे नजर रखे हुए हैं और लगातार बात कर रहे हैं तमाम इससे जुड़े हुए लोगों के साथ। लक्ष्मण, बताइए क्या तर्क आ रहे हैं सामने? देखिए, यहाँ पे राज्य सरकारों का तर्क ये है कि जो भी आप भरपाई करना चाहते हैं जीएसटी लागू होने से, उस भरपाई की व्यवस्था आप बनाइए और उस व्यवस्था को आप संविधान संशोधन बिल का हिस्सा बनाइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि आप संविधान संशोधन बिल का हिस्सा बना तो दीजिए, साथ ही साथ आप जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखिए। और तीसरा तर्क ये है कि एंट्री टैक्स जो है उसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखिए। अब बीच का रास्ता एक निकलता हुआ दिखता है, वो बीच का रास्ता ये
ये है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच काफी हद तक सहमति इस बात पे बन रही है कि हम एक जीएसटी कंपनसेशन फंड बना देते हैं। उस फंड में पैसा रहेगा और जिस राज्य को नुकसान होगा उस राज्य को नुकसान की भरपाई करेंगे। उस फंड की व्यवस्था हम संविधान में कर सकते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकारें कह रही हैं कि आप फंड की व्यवस्था संविधान में तो कर दीजिए, इसके बावजूद पेट्रोलियम और एंटी टैक्स को बाहर रखिए। केंद्र सरकार ने कहा चलो पेट्रोलियम में बीच का रास्ता अपनाते हैं कि पेट्रोलियम जीएसटी में तो रखते हैं लेकिन टैक्स केंद्र सरकार नहीं लगाएगी और 3 साल तक कम से कम हम टैक्स नहीं लगाएंगे, जीरो टैक्स रखेंगे, आप लोग टैक्स लगाते रहिए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन इसके लिए भी राज्य सहमत नहीं है। एंटी टैक्स कई राज्यों के आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो भी एंटी टैक्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं। लेकिन केंद्र की दलील अलग है। उनका कहना है कि जब हम कंपनसेशन देने को तैयार हैं, संविधान में इसकी व्यवस्था करने को तैयार है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इस टैक्स को बाहर रखिए, इस टैक्स को बाहर रखिए, क्योंकि हमें नुकसान होगा, हम आपके नुकसान की भरपाई तो कर रहे हैं। यही मतभेद के बिंदु है, इसी को सुलझाने की कोशिश चल रही है। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण आपका। प्रतीक जैन साहब, आखिर राज्यों को भरोसा क्यों नहीं है? क्या उन्हें प्रणाली पे, सिस्टम पे भरोसा नहीं है? क्या उन्हें लगता है कि नया सिस्टम आने के बाद रेवेन्यू सारी हाथ में नहीं आएगी, आईटी के सिस्टम जगह पे नहीं है, क्रेडिट जो तय करना है ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए ओवरऑल रेवेन्यू घट जाएगी? ऐसा तो नहीं लगता उनको? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। उनको लगता है कि ओवरऑल रेवेन्यू घट जाएगी, एक तो ये है, लेकिन दूसरा ये उनको लगता है कि उनकी जो स्वायत्तता है कि जब वो चाहें किसी भी रेट को बढ़ा सकें या कम कर सकें, वो बहुत हद तक चली जाएगी। तो उसमें जैसे पहले भी कमेंट कर रहे थे और वेणु ने भी बोला कि भाई एंटी फेडरलिज्म नहीं है, क्योंकि एक जीएसटी काउंसिल होगा, जीएसटी काउंसिल में सेंटर का रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा और 3/4 मेजॉरिटी से ही डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये जो बहुत तरीके की जो बात स्टेट्स के पास है, और पहली बात कि नुकसान होगा क्यों? एक सीएसटी को अगर आप छोड़ दें कि भाई सीएसटी ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स है वो खत्म हो जाएगा, सीएसटी के नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, उसके बाद स्टेट्स को सर्विसेज पर टैक्स लगाने का अधिकार मिलने वाला है और आपका टैक्स बेस बढ़ेगा। तो इसलिए नुकसान बहुत हद तक होने की उम्मीद ही नहीं है, जैसा कि वैट में भी हुआ है। तो ये जो शंका है और जो ये इस तरह की बातें हैं, बहुत इंकरेजिंग है कि जेटली साहब ने 3 घंटे उनके साथ लगाए और मुझे लगता है कि सारी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और उसमें एक ये भी है कि भाई सीएसटी कॉम्पनसेशन जो सेंटर ने बहुत साल तक नहीं दिया, उस वजह से भी ये होता है, उनको लगता है कि अगर प्रणाली नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर आगे नहीं मिलेगा। तो ये सब तमाम तरीके की बातें हैं जो रिजॉल्व करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो कॉम्पनसेशन को संविधान में शामिल किया जाए, संशोधन का हिस्सा बनाया जाए, ये एक जायज मांग है जहां पर केंद्र राजी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इससे राज्यों के सारे डर वाकई में दूर होंगे? समझेंगे एक ब्रेक के बाद। जीएसटी जो सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बना हुआ है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारे साथ एमके वेणु, राजीव कुमार और प्रतीक जैन हमारे 3 खास मेहमान बने हुए हैं। वेणु जी, ऐसा लगता है कि जो सरकार बीच का रास्ता ढूंढ रही है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को शामिल तो कर लीजिए लेकिन 3 साल के लिए राज्य को मौका दीजिए। राजीव कुमार जी कह रहे थे कि ऐसा ही रास्ता बीच का निकालना चाहिए। क्या आप इसको भी एक आधा अधूरा जीएसटी मानेंगे और आपको लगता है कि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा? देखिए, मैं राजीव कुमार से इस बात से तो मैं सहमत हूं कि इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में हमेशा सरकारों को, हिंदुस्तान में नहीं आप दुनिया में देख लीजिए, हमेशा सेकेंड थर्ड बेस्ट सोल्यूशन पे सेटल करना पड़ता है। मतलब जो आइडियल सोल्यूशन है वो होता नहीं है कभी। मगर मेरा ये मानना है कि वो एक कॉम्प्रोमाइज भी ऐसा होना चाहिए जो रिफॉर्म को थोड़ा सब्सटैंशियली आगे ले जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो केलकर साहब ने जो बोला था, वो जो 12% या जो भी 14, उस वक्त भी थोड़ा ये हुआ। अगर ठीक है, वो अगर वो बहुत ही ज्यादा आइडियल अगर आपको लगता है तो आप ठीक है, आप सेटल कीजिए, आप 20 पे कर लीजिए। मगर अगर 30% अगर अभी सारी टैक्सेस ऐड होती हैं और आप इतने बड़े एक्साइज के बाद आपको अगर 27% मिलता है, तो मुझे लगता है कि एक डिसअपॉइंटमेंट सा इसमें है। और ये भी मैं मानता हूं कि इन्होंने पहले, मुझे याद है वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा स्टडी किया था जिसमें कोई जो एक्चुअल जो टैक्स बेस जो है वैल्यू एडेड, उसका एक आंकलन किया था। मेरे ख्याल उस वक्त 28 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ के आसपास था और उसमें से ये कहा गया था कम से कम इसका जो 10% तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रिलेटेड मार्केट से आ सकता है। तो 3-4 लाख करोड़
तो अगर आप जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे तो वो रियल एस्टेट मार्केट से आएगा, जो अभी आता नहीं है, जो ब्लैक मनी की जो सबसे बड़ी वजह है आज की तारीख में, तो उससे हमें फायदा होगा जी। लेकिन यहाँ पे प्रतीक जैन साहब आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या ये वाकई इतना आसान होगा? आप तो सीधे तौर पे बाजार से कंपनीज के साथ जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो फायदा होगा, नया टैक्स आएगा, इंक्लूजन बढ़ेगा, ये जो उम्मीदें हैं पूरी हो जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है काफी हद तक ये उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन उसके पहले मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वो बात करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखने की बात हो रही है, मैं उससे पर्सनली सहमत नहीं हूं। उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप जीएसटी के अंदर रखें, लेकिन स्टेट्स को आप उसके रेट ऑफ टैक्स जो भी रेट अभी लग रहा है उस रेट पर टैक्स लगाने की छूट दे दें तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप इसको बाहर रखेंगे और अगर मैं रिफाइनरी हूं तो जो मैं इनपुट पर जीएसटी पे करूंगा वो उसका तो कॉस्ट हो जाएगा, तो वो पेट्रोलियम सेक्टर के लिए भी ठीक नहीं है और कंज्यूमर के लिए भी ठीक नहीं है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर रखना चाहिए ना। आपका जो सवाल है कि क्या लगता है कि ये जीएसटी से बहुत फायदा होगा, मुझे लगता है कि काफी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। अगर आप इंडस्ट्री को देखें तो बहुत तमाम तरीके के जो टैक्स लगती हैं जिनका अभी उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, एंट्री टैक्स है, दुनिया भर की सेसें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो उससे एक तो डूइंग बिजनेस इन इंडिया वो जो है वो आसान होगा और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है इंडिया में। और जो जैसे ब्लैक मनी की बात कर रहे थे, रियल सेक्टर, स्टेट सेक्टर एक एग्जांपल है, बाकी भी सेक्टर है जहां पे भी वैट और जीएसटी दुनिया भर में आया है वहां ये देखा गया है कि ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन है वो कम हुआ है और ये 1 to 1.5% जीडीपी में इंक्रीज हो सकता है जीएसटी आने से। एक्सपोर्ट्स आपके ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, तो जीएसटी तो मुझे लगता है हर हाल में आना चाहिए। और मैं राजीव से सहमत हूं कि अगर आइडियल जीएसटी नहीं भी आता है तो आप जीएसटी लागू करें और उसके बाद उसको फर्दर रिफाइन करें अगले कुछ सालों में। बिल्कुल, तो ये बेनिफिट राजीव कुमार जी इसलिए आते हैं क्योंकि आप एक यूनिफॉर्म मार्केट क्रिएट करते हैं। पेट्रोलियम तो एक मुद्दा है, इसके अलावा एंट्री टैक्स जैसे कुछ और भी चीजें हैं जिनको राज्य बाहर रखना चाहते हैं। अगर एक्सक्लूजन्स काफी हो जाएं इस तरह के, तो फिर वो जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमीज की, वो क्या वाकई हासिल होंगी? क्योंकि जैसे कि कुछ एक स्टडीज में बताया गया है कि जो ट्रक निकलता है एक 2-3 राज्यों से अगर गुजरे तो 60% वक्त तो वो खड़ा रहता है किसी ना किसी टोल नाके पे। बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए मेरा अपना ये मानना है कि सबसे जो खराब टैक्स है वो है ये एंट्री टैक्स, क्योंकि इसने हमारी हिंदुस्तान की पूरी मार्केट को, इकोनॉमी को बिल्कुल फ्रैगमेंट कर दिया है। और मैं कई बार थोड़ा सा मजाक के तौर पे, मजाहिया के तौर पे कहता हूं कि इंडिया हैज टू साइन एन एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इटसेल्फ बिफोर साइनिंग इट विद अदर्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो अपने सारे जो प्रदेश हैं वही जो है वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, बड़ी मुश्किल है। और खासतौर से जो खाद्यान्न वगैरह हैं इनके और जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके मूवमेंट पे बड़ी बहुत मुश्किल आ जाती है और एक्सपोर्ट्स पर भी। तो मुझे, अगर मेरी एक राय होगी केंद्र को ये कि एंट्री टैक्स तो किसी कीमत पे मानने की जरूरत है ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे विषम टैक्स ये है और इसमें जो है बड़ा भारी करप्शन भी है। और मुसीबत यह है इसमें कि एंट्री टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं जाता जितना कि लोगों की जेबें भरी जाती हैं। दूसरी चीज जो कहना वो ये है कि इस समय ये जो कह रहे हैं पेट्रोलियम टैक्स को जीएसटी में अंदर रखने की, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए। और केंद्र सरकार को इस समय जो भी प्रलोभन हो वो देने के लिए तैयार होना चाहिए। इस समय बात यह है कि इस समय कहते हैं ना, साम दान दंड भेद सबसे मिला के राज्यों को कहना चाहिए कि भाई इसमें आ जाओ, देश में इसका भला है। और केंद्र क्योंकि एक बड़ी सरकार है, एक ऊंचे स्तर की सरकार है, तो उसको ये दिखाना चाहिए, अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए कि आपकी जो भी बातें हम मानने को तैयार हैं। हाँ, ये 2-3 चीजें हैं जो कि हम नहीं करेंगे। और आखिरी चीज बस ये है कि जो कॉम्पनसेशन की बात है उसको तो इतना अच्छा बना देना चाहिए कि बिल्कुल डर लगे ही ना। अगर लोग कह रहे हैं 5 साल तक कॉम्पनसेशन दीजिए तो 5 साल तक दीजिए। अगर लोग ये कह रहे हैं कि साहब इसके लिए एक अलग से फंड बनाइए, इसके अपने अमेंडमेंट बिल में लाइए, बिल्कुल वो कर दीजिए। क्योंकि ये जो मिसट्रस्ट है और अविश्वास है, एक कंस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ने की जो बात है वो तभी बढ़ेगी, वरना ये जो हमारा जो एक नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव और मिसट्रस्ट बेस्ड का फेडरलिज्म है उसको खत्म करने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। तो वेणु साहब, आखिर में फिर आपको भी नहीं लगता कि राज्यों को भरोसा नहीं है अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल या जो भी यहां से फायदे होने के, तो अगर केंद्र को भरोसा है तो फिर तो उनको पूरी तरह अंडरराइट कर ही देना चाहिए? बिल्कुल, ये एक किस्म से ग्रैंड बार्गेन होना चाहिए और केंद्र को अंडरराइट करना चाहिए। और मेरे ख्याल जेटली जी ने इसका एक हिंट भी दिया है। उन्होंने कहा था, अभी कल पार्लियामेंट में उन्होंने बोला लोकसभा में कि 2010 से अभी तक
जो सरकारों ने कॉम्पनसेशन की बात करी थी जो सीएसटी की, वो अभी तक हुआ नहीं था। तो उन्हें 11,000 करोड़ जो 1/3 जो कॉम्पनसेशन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगले साल से बाकी जो कॉम्पनसेशन जो है वो भी दी जाएगी उनको। और ये जो फंड जो क्रिएट करने की बात हुई है, जो भी राज्य किसी वजह से अगर उनके बहुत शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यू का, उस फंड के जरिए उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। और उस फंड को जीएसटी काउंसिल के अंदर ही रखा जाए ताकि ये न लगे कि ये सेंटर का फंड है, ये फंड होना चाहिए सेंटर स्टेट दोनों का। और आखिरी बात ये कहूंगा कि जो कॉम्प्रोमाइज रेट हो, वो देखिए जीएसटी का एक और मकसद ये था कि अगर अभी सारी जो टैक्सेस, जो मल्टीपल टैक्सेस टोटल होके अगर 30 जितनी भी % होती है, कम से कम जो नया रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है कम से कम 5-7% तो कम होना चाहिए, क्योंकि एक फिस्कल स्टिमुलस के तौर पे भी अगर आपको भरोसा है कि ये सिस्टम बेहतर है, अगर आपको भरोसा है कि जीएसटी बेहतर है, तो उससे कंप्लायंस बढ़ेगा, ज्यादा रेवेन्यू आएगा, तो फिर ज्यादा टैक्स, ज्यादा ऊंचे रेट की मांग ही क्यों? अगर कोई भी कहता है कि ऊंचा रेट रखो, इसका मतलब है कि उसको भरोसा नहीं है। और जाहिर सी बात है कि हमारे एक्सपर्ट्स की राय यही निकल कर आ रही है कि भरोसा रखना चाहिए कि इससे फायदा होगा। दुनिया के दूसरे देशों में हुआ है तो हमारे यहां भी होगा। लेकिन हां, एक बार एक राय बनाने के लिए केंद्र को शायद अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि राज्यों के मुकाबले उसकी तिजोरी भी बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।